आज के न्यूज़पेपर में एक टॉपिक है ये कार क्रैश के बारे में। एक हम लोग ने देखा था कि पुणे में जो वेदांत अग्रवाल वाला केस हुआ था उसमें एक टीनेजर था। फिर रिसेंटली आज के न्यूज़पेपर में देखिए हेडलाइन है, दिल्ली का है, फादर विलिंगफुली कल्टिवेटेड इलीगल बिहेवियर ऑफ माइनर सन इग्नोर्ड प्रायर वायोलेशन, ट्रिब्यूनल ने बोला है। अब इसमें ये हो रहा है कि ये जो लड़का था इसका 18 इयर्स एज पूरने में 4 दिन बचा हुआ था। तो ये केस अब जो है गया जुवेनाइल जस्टिस में। अब जुवेनाइल जस्टिस जो है इसको ट्रीट जो है किस तरह से करेगा, एज एन एडल्ट, एज ए टीनेजर। अब उसमें देखते हैं, ठीक ना। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है 2015। उसमें है प्रोविज़न टू ट्रीट चिल्ड्रन एज एन एडल्ट, मतलब एक चिल्ड्रन जिसका 16 to 18 ईयर्स ऑफ एज है उसको कब हम एज एन एडल्ट ट्रीट कर सकते हैं। तो उसको तभी एडल्ट ट्रीट कर सकते हैं अगर उसका क्राइटेरिया है, उसका एज सबसे पहली बात 16 to 18 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए और वह हीनियस ऑफेंसेस करना चाहिए। हीनियस ऑफेंसेस में क्या होता है, मिनिमम पनिशमेंट अंडर एनी लॉ 7 ईयर और उससे ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद अगर ये क्राइटेरिया फुलफिलमेंट होता है उसके बाद जो है बोर्ड जो है प्रिलिमिनरी असेसमेंट करता है और उस प्रिलिमिनरी असेसमेंट में अगर वो चिल्ड्रेन जो है फाउंड होता है कि हाँ ये जो है ये जो क्राइम जो किया था वो हीनियस क्राइम हुआ है, तब जो है वो जो है ट्रीट एज एन एडल्ट किया जाएगा। उसके बाद केस को जैसे ही उसको एडल्ट की तरह उसको मतलब ट्रीट किया जाएगा उसके बाद वह केस जो है चिल्ड्रन कोर्ट में जो है ट्रांसफ़र कर जाएगा। वहाँ पे ट्रायल चलेगा, उसका सेंटेंसिंग उसके बाद अगर वो गिल्टी पाया गया तो टिल द एज ऑफ 21 ईयर्स ऑफ एज वो जो है प्लेस ऑफ सेफ्टी में डाल दिया जाए। प्लेस ऑफ सेफ्टी में आप मतलब सुधार गृह ऐसा कर कुछ भी उसका जो भी प्रोविज़न वो कोर्ट डिसाइड कर लेगा। सुधार गृह जैसे होता है बालिका सुधार गृह ये सब में। उसके बाद जब उसका 21 साल एज हो जाएगा तो उसके बाद वो उस पर नॉर्मल जेल में डाल दिया जाएगा। अब इससे पूरी जानकारी को पढ़ने से पहले ये चिल्ड्रन था तो ये जो है इसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है इसको जो है लीगल एड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अब हम लोग पढ़ते हैं नालसा एक्ट। नालसा एक्ट में जो है ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन इसका है फ्री लीगल एड देना, लोक अदालत बैठाना, लीगल अवेयरनेस फैलाना, स्पेशल फोकस ऑन वल्नरेबल ग्रुप्स, ठीक है ना। अब इसका स्ट्रक्चर है जो सीजीआई के द्वारा हेड किया जाता है। स्टेट वाला जो स्टेट लीगल जो होता है उसको जो है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट करता है। डीएलएसए को डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा उसका हेड होता है और तालुक लीगल सर्विस कमेटी जो होता है वो सीनियर सिविल जज के द्वारा हेड किया जाता है। अब इसमें यह है कि नालसा जो एक्ट है 1987 का उसके अंदर हम जो है किसको फ्री लीगल एड दे सकते हैं। यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है ऐसा। तो इसमें जो है फ्री लीगल एड जो है मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में मिलेगा। विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग और बेगर एज रेफर्ड इन आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनको मिलेगा। वीमेन और चाइल्ड, अब देखिए वीमेन जो है वीमेन को जो मिलेगा एक चीज़ में है, अगर मेन है तो मेन में अगर सीनियर सिटीजन है उसमें जो स्टेट एक इनकम क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब करता है कि अगर इसका इनकम इतना से कम है तो वो फ्री लीगल एड ले सकता है। लेकिन वुमेन में ये अप्लाई नहीं होता है, इसमें इनकम क्राइटेरिया अप्लाई नहीं होता है। और चाइल्ड को मिलता है बिलो 18 ईयर्स। अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग देखेंगे उसके बाद आएंगे कि चाइल्ड को कहाँ पे जो है मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। मेंटली इल एंड अदरवाइज डिसेबल्ड पर्सन को मिलेगा। पर्सन अंदर सर्कमस्टांसेज ऑफ अंडर सर्व्ड वांट बीइंग अ विक्टिम ऑफ मास डिजास्टर, इथनिक वायलेंस, कास्ट एट्रोसिटी, फ्लड, ड्राउट, अर्थक्वेक और इंडस्ट्रियल डिजास्टर। इंडस्ट्रियल वर्कमैन को भी मिलता है। अब जो
सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था नालसा और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में जो एक केस था, उसमें ट्रांसजेंडर को जो है थर्ड, सुप्रीम कोर्ट थर्ड जो है कैटेगरी में डाला था। एक मेल होता है, एक फीमेल और एक ट्रांसजेंडर। तो ट्रांसजेंडर को भी स्टेट जो है अपना स्टेट वाइज जो है अपना दे सकता है, जिसको देना है वो दे सकता है। सीनियर सिटीजन को स्टेट के हाथ में वो एक इनकम लिमिट प्रिस्क्राइब करता है, और उसके बाद जो है अगर उस इनकम के नीचे आप अगर हो, सीनियर सिटीजन हो, तो आपको फ्री लीगल एड मिलेगा। इसके बाद अब क्वेश्चन आता है, देखो यहाँ पे था कि चाइल्ड को भी जो है फ्री लीगल एड मिल सकता है। अब हम वो जो केस देखे थे जिसमें जो एक्सीडेंट हुआ, अभी जो इंडियन एक्सप्रेस में हम आज 17 तारीख है उसका देखे थे, ये जो है 18 साल से पूर्ण में इसका 4 दिन बचा हुआ था। तो अगर जुनिवल जस्टिस बोर्ड में गया, उसके बाद जो है इसको एज एन एडल्ट ट्रीट किया जाएगा। तो जब इसको एज एन एडल्ट ट्रीट किया जाएगा, उसके बाद जो है ये इंटाइटल्ड है क्या फ्री लीगल एड लेने के अंदर एज पर नालसा प्रोविज़न? हाँ, ये ले सकता है, ये इसको मिलेगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि उसको एज एन एडल्ट ट्रीट किया जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं होता है। अगर वो 18 ईयर्स 16 टू 18 ईयर्स था, एडल्ट ट्रीट किया गया, लेकिन 18 ईयर्स नीचे था, तो उसको फ्री लीगल एड मिलेगा। अब एक आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट में, ये बिहार रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट जो है बिहार में एक कास्ट था एससी कास्ट, वो कास्ट को जो है बिहार जो है टांटवा एज एससी स्टेटस दिए हुए था। तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट जो है खारिज कर दिया, उसको बोला है कि ईबीसी में ही डालने के लिए। और उसका क्या प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में, हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट मंडे रूल दैट स्टेट कैन नॉट मेक चेंजेस टू द शेड्यूल कास्ट लिस्ट पब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्वेस्ट द 2015 बिहार गवर्नमेंट नोटिफिकेशन कैटेगराइजिंग टांटवा कम्युनिटी एज अ शेड्यूल्ड कास्ट। अब देखो 341 प्रोविज़न क्या कहता है, चलो देखते हैं। 341 जो आर्टिकल है वो डील्स विद शेड्यूल कास्ट के लिए प्रोविज़न है। उसमें क्या होता है कि कोई भी कास्ट या कम्युनिटी है, उसको शेड्यूल कास्ट में इंक्लूड करना है। तो कौन इंक्लूड करेगा? इंक्लूड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। ओनली सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि स्टेट गवर्नमेंट जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का लिस्ट खुद मेंटेन नहीं कर सकता है। प्रेसिडेंट जो है कंसल्टेशन करेगा गवर्नर को। उसके बाद ओनली पार्लियामेंट कैन इंक्लूड और एक्सक्लूड एनी कास्ट और कम्युनिटी एंड एससी लिस्ट। अब देखो एक चीज़ क्या है, ओबीसी में हम लोग देखे थे कि ओबीसी में क्या होता है, ओबीसी में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जो है अपना लिस्ट मेंटेन कर सकता है खुद के, लेकिन एससी एसटी केस में लिस्ट मेंटेन नहीं कर सकता है। तो यही था, इसमें जो है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही मेंटेन करेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही एक्सक्लूड भी कर सकता है पार्लियामेंट्री लॉ से और इंक्लूड भी कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं करता है। उसी को जो है सुप्रीम कोर्ट जो है क्वेश्चन कर दिया बिहार गवर्नमेंट का डिसीजन का। उसके बाद हम लोग आज के पेपर में एक था आर्टिकल था ये, गवर्नमेंट टू रिव्यू क्लीन एयर एक्शन प्लान ऑफ सिटीज़ टू इंश्योर फास्ट ट्रैक यूज ऑफ फंड्स। अब देखो हुआ क्या ना, द रिव्यू ऑफ एयर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एक्शन प्लान ऑफ 131 सिटीज़ टू इंश्योर एक्सपेंडिचर्स यूज ऑफ फंड्स अलॉटेड अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इट इज़ सिलेक्टेड दिस मंथ एज पार्ट ऑफ सेंट्रल, वो छोड़ो कोई बात नहीं। अब देखो ये इसको जो है नेशनल जो है क्लीन एयर प्रोग्राम है, इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज देखता है। और 131 सिटीज़ 2019 में लॉन्च किया गया था, और 131 सिटीज़ को लिस्ट में रखा गया था, उसको लिस्ट में रखा गया। और उसको उसका एम था कि 2025-26 तक 40% तक जो पीएम मैटर जो बोलते हैं, पीएम पार्टिकुलेट मैटर पॉल्यूशन, उसमें 40% तक रिडक्शन करना था। अब नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसको मैनेज करता है। और
ये जो नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी है, इसके अंदर जो है SO2, NO2 और PM10, PM2.5, CO, O3 और लेड का जो है PV लेड का जो है ये सब चीज़ का देखा जाता है कि कोई इन्वायरमेंट में बढ़ गया या घटा, ये सब चीज़ पे नज़र रखता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो यही न्यूज़ था। तो उसके बाद एक और आज न्यूज़ है, देखो सेक्रेटरी पर्सनल किल्ड इन जम्मू कश्मीर। सेक्रेटरी अभी रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर एरिया में स्पेशली जो बॉर्डर से सटा हुआ है उसमें जो है टेररिस्ट एक्टिविटी का थोड़ा सर्च हो गया है। तो वहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कि क्या कारण। तो उसमें हम लोग को पढ़ना पड़ेगा रोल ऑफ स्टेट एक्टर, नॉन स्टेट एक्टर के बारे में पढ़ना है। तो वो इंटरनल सिक्योरिटी में हम लोग पढ़ेंगे। अब एक और आज का एक्सप्लेन सीरीज में कि इशू विल बैक इन SC व्हाट कंस्टिट्यूट अ मनी बिल। अब मनी बिल आर्टिकल 110 के अंदर आर्टिकल 110 जो है मनी बिल को डिफाइन करता है, हम लोग को पता है। मनी बिल के बारे में हम लोग कुछ देखते हैं। रिसेंट हम लोग देख रहे हैं यह कि मतलब जब कोई भी पार्टी को अगर लोकसभा मेजोरिटी रहता है और राज्यसभा में नहीं होता है, जैसे 2016 में आधार एक्ट पे हम लोग देखे थे, आधार एक्ट में देखे थे उसको मनी बिल की तरह ट्रीट किया गया था और वो भी केस जो है SC में गया था। तो लेकिन गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन आया था, आधार एक्ट को एज अ मनी बिल ट्रीट किया गया था। तो अभी जो है फिर जो है रिसेंटली पिटीशन डाला गया सुप्रीम कोर्ट में कि मनी बिल जो है उसको देखो विथ द यूनियन बजट शेड्यूल फॉर जुलाई 2023 सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ये लोग जो है डाला है मैटर CJI विल डिसाइड व्हेन द फॉर्म कंस्टिट्यूशन मनी बिल ऑफर फास्ट ट्रैक रूट टू एक्ट लेजिस्लेशन। अब अपोजिशन के मेंबर का डर है कि कुछ बिल राज्यसभा में अगर इसको दिक्कत होगा सर गवर्नमेंट को, तो ये कुछ बिल जो है मनी बिल के रूट से जो है अपना पास करवा लेगा। तो इसीलिए इसको डाला गया। उससे पहले जो सेवरल केस डाला गया जो है इंक्लूडिंग अमेंडमेंट टू प्रिवेंट PMLA एक्ट 2002 वाला, उसको भी मनी बिल के थ्रू पास किया गया। FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है उसको भी मनी बिल के थ्रू दिया गया। आधार एक्ट तो हम लोग देख ही लिए। अब देखो है क्या, द क्वेश्चन ऑफ विच बिल कैन बी डेजिग्नेटेड एज मनी बिल वाज रेफर्ड टू 7 जज बेंच इन 2019 बाय 5 जज बेंच लेड बाय CIJ। इसमें ये हुआ था कि मनी बिल जो है उसको गवर्नमेंट के फेवर में ही दिया गया था। अब मनी बिल इन द कॉन्स्टिट्यूशन देखो आर्टिकल 109 अ मनी बिल शैल बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा अपॉन पासिंग पैसेज ट्रांसमिटेड टू राज्य। अब देखो छोड़ो ये इसमें क्या, मनी बिल को जो है लोकसभा में ओनली इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, उसके बाद राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा को 14 डेज का समय दिया जाता है कि आप या कुछ इसमें रिकमेंडेशन दीजिए या नहीं दीजिए, फिर वापस जो है लोकसभा को दिया जाता है। अगर 14 जो रिकमेंडेशन राज्यसभा दिया उसको लोकसभा रिजेक्ट कर दे या मान ले, वो लोकसभा पे डिपेंड है। अगर 14 डेज जो राज्यसभा को जो समय दिया जाता है उसके अंदर अगर राज्यसभा जो है बिल को लोकसभा के पास नहीं लौटाया तो ऑटोमेटिकली पास हो जाता है। उसके बाद प्रेसिडेंट कंसेंट हो जाता है, उसके बाद पास हो जाता है। अब क्वेश्चन यह है कि मनी बिल को जो है प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर सकता है, तो नहीं रिजेक्ट कर सकता है प्रेसिडेंट। अब एक और क्वेश्चन है कि मनी बिल जो होता है, मनी बिल उस पर जो है फाइनल डिसीजन कौन लेगा कि यह मनी बिल है कि नहीं है, या मनी बिल है या नहीं है। इस पर जो फाइनल डिसीजन जो है स्पीकर का होता है। स्पीकर जो है सोल अथॉरिटी होता है कोई भी बिल को डिसाइड करने की, मनी बिल है कि नहीं है। अब ये सब है पढ़ लेना कौन कौन सा बिल मनी के बिल के अंदर आता है, कौन सा मनी बिल के अंदर नहीं आता है। ये आज एक्सप्लेन सीरीज में था। अब एक स्कीम है PM श्री स्कीम, इसका फुल फॉर्म होता है PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। और ये स्कीम जो है 2022 में आया था। उसके अंदर ये एम है कि 14,500 स्कूल को शोकेस मतलब एक समझो कि एक मॉडल के तौर पे डेवलप किया जाएगा
उस मॉडल के तौर पे डेवलप कर जाएगा, और जो स्कूल जो फॉलो करेगा शोकेस द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो एनईपी हम लोग पढ़े थे, उसको एग्जाम्पल के तौर पे उसी के सिलेबस और जो भी है एनईपी की उसको फॉलो करेगा। कौन कौन जो है ये पीएम श्री स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकता है, तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल, सेकेंडरी स्कूल रन बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट अराउंड द कंट्री, ये लोग कर सकता है। यूपी के पास सबसे ज़्यादा स्कूल है पीएम श्री के अंदर। पीएम श्री आर सेलेक्टेड थ्रू द चैलेंज मोड, स्कूल डेट मीट सर्टेन मिनिमम बेंच मार्क इंक्लूडिंग पक्का बिल्डिंग, गुड कंडीशन, बैरियर फ्री एसेस रैम्प्स, एटलीस्ट 1 टॉयलेट ईच फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। ये क्राइटेरिया है पीएम श्री जो स्कीम है उसके अंदर जो है अप्लाई करने का। अभी रिसेंटली ये हुआ कि कुछ स्टेट जो है उसका जो है, जैसे बंगाल, दिल्ली का, इसका जो है जब फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के अंदर समग्र शिक्षा का अभियान के अंदर जो फंड मिलता था उसको रोक दिया गया था। समग्र शिक्षा अभियान का जो मिलता था रोक दिया गया, तो उसके कारण ये न्यूज़ में आया। और कुछ स्टेट जो है जैसे बंगाल जो रिफ्यूज कर दिया कि हम पीएम श्री स्कीम को अडॉप्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें जो है पीएम का नाम है, जबकि इसमें स्टेट भी फंड करता है। तो इसमें जो है, तो वही न्यूज़ था, तो पीएम श्री के स्कीम के बारे में पढ़ना है। अब और कुछ इम्पोर्टेंट, और उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, थैंक यू।